कि अभी धर्म पर सबसे बड़ा हमला ये होने जा रहा है, आप इसका विरोध करिए। और इस हमले का एक दूसरा हिस्सा है जो हमारे देश में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना 1860 का, उसमें बहुत परिवर्तन किया है सरकार। और परिवर्तन इतना खतरनाक कर दिया है कि आप कोई भी ट्रस्ट रजिस्टर करिए, नॉन प्रॉफिटेबल हो किसी भी लेवल पे, अब सरकार कोई भी हस्तक्षेप कर सकती है उसमें, कभी भी कर सकती है। और ये कानून के आधार पर कर्नाटक में तो महाराज जी मंदिर सरकार ने अपने हाथ में लेने शुरू कर दिए। कर्नाटक में बहुत बड़ा मंदिर है उडुपी का, वो सरकार के हाथ में चला गया। उसके लिए अभी बहुत बड़ा लड़ाई शुरू हुई है कर्नाटक। तो धीरे धीरे सब मंदिरों को सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। आपको मालूम है हमारे देश का सबसे पहला मंदिर गया इसी कानून के आधार पर, वैष्णो देवी सरकार के हाथ में गया। दूसरा मंदिर इसी कानून के आधार पर गया, ये जो आंध्र प्रदेश का है ना तिरुपति बालाजी, सब सरकार के हाथ में चला। और इतनी हरामखोर सरकार है महाराज जी, मंदिर के देवद्रव्य में आया हुआ पैसा सरकार खा रही है और उससे कर्मचारियों को पगार बांटी जा रही है। अभी आंध्रा के लोग कहते हैं कि जिस चंद्रबाबू नायडू ने ये किया उसको शाप दिया तिरुपति बालाजी ने, इसलिए हार गया। लेकिन आगे की सरकार भी संभाल नहीं रही है उसको, नई सरकार आई है वो भी कह रही है यही चलाएंगे। तो ये कानून सब बना के एक तरफ तो मंदिर मठों में घुसने का सरकार का इरादा, और वैट जैसे कानून लगा के टोटल इनकम को टैक्स करने का इरादा, इनकम को यहाँ आने से रोक दिया जाए और जो कुछ मठ मंदिरों में है उस पर सरकार कब्जा कर ले, यही कोशिश हो। और सरकार में कौन है कब्जा करने वाले? ये महा हरामखोर इस देश के पुढ़ारी लोग, वो मंदिरों के मठ के अध्यक्ष बन के बैठते हैं, दारू भी पीते हैं, रंडीबाजी भी करते हैं, वैश्यावृत्ति भी करते हैं और मंदिर के मठ के अध्यक्ष बन के बैठे। कई मंदिरों में ऐसा, उडुपी के मंदिर में जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है वो एक पुढ़ारी है, महाहरामखोर, और वो मंदिर का अध्यक्ष है। तो मंदिर में लोगों ने जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे ये दुर्गति सभी मंदिरों की हो, इसलिए सभी साधु संतों को, महंतों को ज्यादा से ज्यादा ये माहिली करने की, बताने की जरूरत है। और वो अपने व्याख्यानों में लोगों को ये कहना शुरू करें, लोगों में जागृति पैदा हो, थोड़े दिन में एक बहुत बड़ा अभियान बने और वो अभियान पूरे देश में कामयाबी के साथ चले और सफलता मिले, ऐसी कोशिश आप करिए। आप पहले से हार के मत बैठ जाइए, कुछ होगा नहीं, हमारे अकेले से क्या होगा। मैं तो आपको एक ही छोटा उदाहरण बार बार दे रहा हूं, अगर यही हमने 2.5 महीने पहले सोचा होता, हम तो उत्तर प्रदेश में, हमारा संगठन सबसे कमजोर अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में, आजादी बचाओ आंदोलन, और सबसे ताकतवर तरीके से हमने अभियान चलाया बैठ का वहीं पे। संगठन कमजोर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी कम है ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी बात कितनी ताकतवर है, कितनी सत्य के नजदीक है और कितने निस्वार्थ भाव से आप कह रहे हैं उसका असर होता है। उत्तर प्रदेश के व्यापारी तो कहते हैं राजीव दीक्षित को क्या लेना देना, ना इसका कोई धंधा है, ना इसका कोई व्यापार है, ना इसकी कोई फैक्ट्री है, फिर भी ये चिंता कर रहा है बैठ की, तो ये हमारे लिए है, तुरंत खड़े हो गए। तो ये जो भावना होती है ये देश को इकट्ठा करती है। हम इस भावना का जितना ज्यादा प्रचार करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसमें मैं एक छोटी सी मदद कर सकता हूँ। ये जो विषय मैंने आपको दिखाया, इस विषय पर 3 CD बनाई है मैंने। दुर्भाग्य से मैं पिछली बार आया तो नहीं ला पाया था, अब की बार लाया हूँ। वो तीनों CD बाहर है गेट पर, आप जाएं तो ले जाइए। एक CD अलग से है और 2 CD एक साथ में है, ऐसे करके 3 CD। उसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा जो माहिती मेरे पास है वो मैंने देने की उसमें कोशिश की है और उसमें कन्विंस करने की कोशिश की है कि इसका विरोध करें। वो आप ले जाइए, उस पर हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है, क्योंकि मैं कॉपीराइट के सख्त खिलाफ हूं। मैं मानता हूं कि ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैंने कहीं से ज्ञान लिया, आपको दिया, अब आपका कर्तव्य है आप किसी और को दें। और भारत में परंपरा यही है, जितने धर्मशास्त्र हैं, जितने भी पुराने शास्त्र हैं, किसी पर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है। तो वो आप CD ले लीजिए, कॉपीराइट नहीं है, उसकी कॉपी करिए ज्यादा से ज्यादा, 1000, 2000, 5000, 10,000, और जितना तेजी से डिस्ट्रीब्यूट करें। खाली मुंबई में ही करा दीजिए आप। मुंबई में इतनी ताकत है कि देश हिल जाएगा। 1,40,00,000 लोग रहते हैं और उसमें से व्यापारी वर्ग ही इकट्ठा हो जाए तो वो 35-40 लाख के आसपास है। ये 35-40 लाख व्यापारी वर्ग मुंबई का इकट्ठा हो गया तो ये पूरे देश को हिला देगा, क्योंकि मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है, और भारत को सबसे जास्ती टैक्स देने वाला शहर भी मुंबई है।
तो सरकार को मुंबई के पास आना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा मुंबई। एक बार यहाँ ये जन जागृति हो, बहुत बड़ा काम हो सकता है। और मुंबई के बाहर जो लोग रहते हैं गुजरात में, उनको कहिए तुम्हारे यहाँ नहीं है तो शांत मत बैठो। गुजरात वाले ये सोच के बैठे हमारे यहाँ तो है नहीं, कभी भी आ सकता है। राजस्थान वालों को कहो कभी भी आ सकता है, तुम तैयारी रखो। ये नहीं आग लगने के बाद कुआं खोदो, पहले से पानी की तैयारी रखो। तो इस तरह का अगर प्रचार आप थोड़ा कर दें ये सीडी के माध्यम से, और इस विषय पर एक छोटी सी पुस्तक हमने बनाई है, करीब 60-70 पन्ने की है, हिंदी भाषा में है। WTO की जिन कंडीशंस के आधार पर ये आया है वेट, उसकी एक पुस्तक है छोटी सी 60-70 पन्ने की, वो आप ले जाइए, सीडी आप ले जाइए, पुस्तक का गुजराती कर लीजिए, मराठी कर लीजिए, लगे तो उसका कोई दूसरी भाषा में भी भाषांतर कर लीजिए, उसको बांटिए, सीडी सुनाइए, दूसरों को कहिए कि वो किसी को सुनाए। ऐसे कर करके थोड़ा प्रचार करेंगे, 15-20 दिन या महीने भर में एक माहौल बनेगा। वो माहौल के आधार पर सबको कहिए, पोस्ट कार्ड लिखो, चिट्ठी लिखो, मेमोरेंडम भेजो, सरकार के पास डेलीगेशन लेके जाओ, सरकार से बात करो। बार बार आप जाओगे तो सरकार के ऊपर इतना दबाव आएगा, वो दबाव मजबूर करेगा। और महाराष्ट्र की सरकार तो वैसे भी बैसाखी पे चल रही है, इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो वैसे ही कमजोर है। कमजोर सरकारों को सरेंडर कराना बहुत आसान होता है बनिस्बत की एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट को सरेंडर कराने के। तो इस तरह की कोशिश और प्रयास आप करें, और महाराज जी का सबका हमें सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, तो ये लड़ाई में जरूर विजय मिल सकती है और इस देश के टैक्स स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है। और अगर आप नहीं कुछ करें तो आने वाली पीढ़ी आपको सवाल पूछेगी कि ये सब बर्बादी जब हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी तो पुरखे क्या कर रहे थे, सो रहे थे, इसलिए वो घुस गई। अगर जागरूक होते तो उसी समय मार के भगा देते अंग्रेजों को। तो एक गलती जो हो गई है वो बार बार न करें, यही हमारे जागरूक होने की पहचान है। इसी अपेक्षा के साथ मैं व्याख्यान समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी माहिती मैं आपको दिया हूं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें, और जो सीडी है, किताब है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करें, भाषांतर करके उसके पत्रक छपाकर बांटने में मदद करें, और जो षड्यंत्र है उसको ध्यान में रखें। षड्यंत्र है हिंदुस्तान को ईसाई बनाना है, टारगेट वो है, उसके लिए तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, उसके लिए वैट आया है, उसके लिए ये सब हो रहा है। इसको न भूलें, क्योंकि इसी उद्देश्य से पूरे दुनिया में 500 साल चर्च ने काम किया है और अगले 500 साल उनके काम करने का इरादा है। जब पोप जॉन पॉल भारत आया था ना, तो उसने घोषणा की है कि पहली सहस्त्रावधि में हमने पूरे यूरोप को ईसाई बना दिया, दूसरी सहस्त्रावधि में अफ्रीका को बना दिया, अब तीसरी सहस्त्रावधि में एशिया को बनाना है, और एशिया में भारत आता है। तो टारगेट उनका ये है, और ये दुर्भाग्य है कि इस समय हमारी सरकार भी उनकी सरकार जैसी है इस देश में, जो पूरी तरह से क्रिश्चियन लॉबी से संचालित है। तो ऐसे समय में थोड़ा सावधान रहना है, विजिलेंट रहना है, सो नहीं जाना है, आराम से नहीं बैठ जाना है, थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेंगे, बहुत बड़ी ताकत है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक व्यक्ति एक को कहेगा, वो किसी एक को कहेगा, महीने भर में पूरी बंबई में आग की तरह से ये बात फैल जाएगी, और मुंबई में फैली तो महाराष्ट्र में देर नहीं लगेगी, और मुंबई खड़ी हो गई तो महाराष्ट्र खड़ा होगा।